आजीविका। आज हम देखेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी का चैप्टर 8, जिसके अंतर्गत हम ग्रामीण क्षेत्र की आजीविका को देखेंगे। जो गांव के लोग होते हैं वो किन तरीकों से अपनी आजीविका को चलाते हैं, क्या जो आजीविका कमाते हैं उन सबके पास समान अवसर होते हैं आजीविका को प्राप्त करने के, उनके जीवन की परिस्थितियाँ कैसी होती हैं और किन समस्याओं का ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को सामना करना पड़ता है। आज हम इन सबको जानेंगे एक कहानी के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें कलपट्टम गांव के नाम की एक कहानी दे रखी है, जिसके अंतर्गत यह एक गांव है कलपट्टू, जो कि तमिलनाडु में समुद्र तट के पास है। यह कई तरीकों से काम करता है, मतलब यहाँ के जो लोग हैं वो कई तरीकों के काम करते हैं, जिसमें खेती, टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंट बनाना, बैलगाड़ी बनाना इत्यादि। इनके अलावा कुछ लोग नर्स, शिक्षक, धोबी, बुनकर, नाई, साइकिल बनाना, लोहार इत्यादि के रूप में अपनी सेवाओं को देते हैं। इस गांव में कुछ दुकानदार व व्यापारी भी होते हैं, जो कि अपनी छोटी छोटी दुकानें चलाते हैं, जिनमें चाय, सब्जी, बीज व खाद की दुकानें, कपड़ों की दुकानें इत्यादि आती हैं। यह जो कलपट्टू गांव है यह पहाड़ियों के बीच घिरा हुआ है, और यहाँ जो खेती का मेन जो फसल है वो धान की खेती है। अब इस गांव के जो लोग हैं उनकी आजीविका का अधिकतर साधन खेती के माध्यम से ही प्राप्त होता है। यहाँ नारियल व आम के बाग भी लगाए जाते हैं, साथ ही साथ कपास, गन्ना व केला भी उगाया जाता है। इससे आपको क्या पता चला कि कुछ लोग खेती के माध्यम से, कुछ लोग दुकान के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से अपनी शिक्षाओं को देकर आजीविका का काम करते हैं। अब हम इसमें एक करेक्टर तुलसी के माध्यम से जानेंगे कि लोग अपने कार्य को कैसे बढ़ाते हैं या कैसे अपने जीवन का यापन करते हैं। जो तुलसी है वो किसी अन्य की ज़मीन पर धान की नराई व बुवाई तथा साथ ही साथ उसकी कटाई करती है, जिससे वह अपनी आजीविका कमाती है। तुलसी का जो पति है वह भी एक मजदूर है, जो जब खेतों में काम नहीं होता, जब फसलें नराई बुवाई के बाद उनमें वह दवाई का छिड़काव करता है। अगर इन कामों के बाद वह खान से पत्थर या नदी से बालू ढोता है और वहाँ से अपनी आजीविका को प्राप्त करता है। इन दोनों की 2 बेटियां भी हैं, जिनका अन्य खर्चों में बेटियों की पढ़ाई और स्वास्थ्य से संबंधित खर्चे भी होते हैं। इन्हें इन सारी चीज़ों की पूर्ति के लिए साहूकार से ब्याज भी लेना पड़ता है, जिसके चलते इन्हें उधार चुकाने के लिए अपनी गाय को भी बेचना पड़ा। अब गांव में कुछ परिवारों के लिए जो काम होते हैं, जैसे लकड़ी लाना खेतों से, पानी दूर दराज से लेके आना, अब ये काम जो हैं वो परिवारों के लिए तो महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन इससे ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी तरीके की इनकम जनरेट नहीं होती है। अगर हम देश में गरीब परिवारों में से बात करें कि कितने खेतीहर मजदूर हैं, तो करीब 40% ये आंकड़ा चला जाता है। कुछ के पास ज़मीनों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, बाकी भूमिहीन किसानों में आते हैं। अब हम तुलसी के साथ साथ एक शेखर को भी देखते हैं, उसकी हम कहानी को जानेंगे। ये जो शेखर होता है उसके पास अपनी 2 एकड़ ज़मीन है, जहाँ जो तुलसी है उसके पास, वह दूसरों खेतों में काम करती है, उसके पास अपनी कोई ज़मीन नहीं है। यहाँ जिसके पास ज़मीन है, अब उसकी कहानी के माध्यम से समझते हैं कि वह अपना जीवन यापन या आजीविका कैसे कमाता है। तो यहाँ शेखर, जिसके पास 2 एकड़ ज़मीन है, जिस पर वह धान की फसल उगाता है और स्वयं ही उसकी कटाई कर लेता है, जो भी खेतों का सारा काम होता है वह स्वयं कर लेता है। जिसके बाद शेखर व्यापारी से उधार भी लेता है, जो धान की फसल के बीच में जितने भी कीटनाशक होते हैं या उनके लिए खाद पानी की ज़रूरत होती है, वह व्यापारी से उधार लेकर उन चीज़ों का प्रयोग करता है। लेकिन जो धान की फसल होती है उसके बाद उधार लेने के व्यापारी के बाद में उसको धान की फसल उसी को कम दामों में बेचनी पड़ती है, क्योंकि उसे उसका उधार भी चुकाना होता है। यदि वह उस फसल को बाजार में बेचे तो वह अधिक दामों की प्राप्ति कर सकता है, लेकिन उधार चुकाने के लिए वह सस्ते दामों में ही व्यापारी को धान बेच देता है। जितना हिस्सा बचता है
वह केवल 8 महीनों के लिए ही शेष रहता है। बाकी के जितने भी महीने बचते हैं, शेखर को उनमें पैसा कमाने के लिए अन्य काम करना पड़ता है। अब वह उसी व्यापारी की मिल में काम करता है। साथ ही साथ उसके पास एक गाय भी है, जिसका दूध को वह सहकारी समितियों को बेच देता है, जिससे उसके रोज़मर्रे के जो थोड़े थोड़े खर्चे होते हैं उसके लिए पैसा मिल जाता है। कभी कभार ऐसा भी होता है, ऑल ओवर, ना कि शेखर की बात कर रही हूँ मैं, हो सकता है शेखर के साथ भी हो, लेकिन अधिकतर जो किसान होते हैं लगभग सभी के साथ ऐसा होता है। जो फसल होती है वो कई कारणों से खराब हो जाती है, कभी कीट के कारण, कभी बारिश न होने के कारण या किसी अन्य कारण से। तो जो लोग कर्जा लेके नहीं करते हैं किसी अपनी जो फसल है उसको, उनके लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो लोग कर्जा लेकर अपनी फसल को बढ़ाते हैं, बनाते हैं, यदि फसल ही खराब हो जाएगी तो उनके आजीविका का साधन ही नष्ट हो जाएगा, जिससे उन पर जो कर्जा होता है वह तो ब्याज उस पर चढ़ती ही चढ़ती है, लेकिन उन्हें अपने अन्य कार्यों के लिए भी और अधिक कर्जा लेना पड़ता है, जिससे कर्जा की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है और यह किसानों के लिए एक विपदा का कारण बनती है। जब कर्जा इतना अधिक हो जाता है कि किसान कितनी भी मेहनत कर ले उसको चुका नहीं पाएगा, तो इससे वह आत्महत्या की ओर बढ़ता है। और साथ ही साथ हम साहूकार रामलिंगन की भी बात करेंगे, जो कि एक बहुत बड़ा साहूकार है। रामलिंगन के पास ज़मीन भी है अपनी, उसके पास चावल की मिल भी है और वह उस मिल के लिए आसपास के गांव से चावल इकट्ठा करता है और अपने माल को व्यापारियों को बेचता है। साथ ही साथ उसके पास बीज व कीटनाशक बेचने की भी दुकानें हैं। मतलब ये है कि उसकी अच्छी खासी कमाई है। तो आपको पिछले ये जो मैंने 3 कहानी आपको बताई हैं अलग अलग लोगों की, तुलसी की, शेखर की, रामलिंगन की, आपने परिस्थितियों को भापा होगा। सबके पास अपनी अलग अलग परिस्थितियां हैं, आजीविका के साधन कमाने के लिए अलग अलग तरीके हैं, लेकिन सिर्फ रामलिंगन ऐसा है जिसकी अच्छी खासी कमाई है। शेखर के पास अपनी ज़मीन होते हुए भी उसे उधार लेना पड़ता है। तुलसी दूसरे की ज़मीन यानी कि जो रामलिंगन की ज़मीन है उसी पर काम करती है और अपने अन्य कार्यों के लिए भी उसको उससे उधार लेना पड़ता है। यही स्थिति भारत में लगभग हर किसान की है, हर छोटे किसान की, और या जिसके पास कोई जो भूमि है वह नहीं है। भारत में खेतीहर मजदूर और किसानों की बात करें तो प्रत्येक 5 परिवारों में से 2 खेतीहर मजदूर होते हैं। लगभग भारत में 80% किसानों के पास छोटे टुकड़े हैं, जिससे ना तो वह अपनी जो परिवार है उसको एक अच्छी ज़िंदगी दे पाता है, बल्कि वह जो सूद का एक जाल होता है उसमें फंसता चला जाता है। केवल भारत में 20% ही बड़े किसान हैं, जो कि खेती के साथ साथ अन्य कामों को भी करते हैं, जिसमें वह लोगों को सूद पर पैसा देते हैं, अपनी अन्य दुकानें चलाते हैं, छोटी छोटी फैक्ट्रियां भी चलाते हैं, जिससे वे अपनी आजीविका के साधनों को बढ़ाते हैं। अगर हम देखें ग्रामीण में खेती के साथ साथ अन्य जो आजीविका के साधन है वो कौन से हैं, तो खेती के साथ साथ लोग जंगल की उपज से भी अपनी आजीविका कमाते हैं, और यह है खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीविका के महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अब चलिए बात करते हैं एक और गांव की, पदुपेट गांव, जो कि समुद्री तटीय इलाके के पास है, जहां का आजीविका का मुख्य जो स्रोत है वो मछली पकड़ना है। अब इसमें हम देखेंगे अरुणा और परिवेलन की कहानी, जिससे हम समझेंगे कि ना केवल खेती करने वाले लोग बल्कि मछली पकड़ने वालों का जीवन कैसा होता है, या पदुपेट गांव जो समुद्री तटीय इलाके होते हैं वहाँ के लोगों का जीवन यापन कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं। इनका जो अरुणा और परिवेलन है, इनका मुख्य जो काम है आजीविका का वो मछली से आता है। उनको मछली पकड़ते हैं और वही उनके मुख्य जीवन का स्रोत है आजीविका का। उनका जो घर है वो समुद्र के पास ही होता है और समुद्र के आसपास चारों तरफ जाल व कैटामरेन यानी कि छोटी छोटी जो मछुआरों की नाव होती हैं वह दिखाई पड़ती हैं। अरुणा आज जो मछली पकड़ी उसने, उनकी वह नीलामी करती है, जिससे पैसा आता है। वह मछलियों को पकड़ते हैं, उनकी नीलामी करते हैं, जिससे वह पैसा प्राप्त करते हैं, लेकिन वही पैसा 4 भागों में बंट जाता है। अब 4 भागों में क्यों बंटता है? क्योंकि अकेला कोई मछली पकड़ने तो जाता है नहीं, तो जो नाव लेके जाते हैं वह अपने साथ अन्य को भी
लेके जाते हैं कि अपनी आजीविका के साथ साथ वह उनकी आजीविका को भी प्रदान कर पाएँ उनको, और उनका भी घर चल जाता है और उनका भी, क्योंकि अकेले वह इतनी कमाई नहीं कर पाएंगे। अब अरुणा ने अपनी कमाई को बढ़ाने के लिए नाव में इंजन लगवाया बैंक से कर्ज लेकर, ताकि जो नाव है वो भी समुद्र तक बहुत दूरी तक जा सके। अब क्योंकि ऐसा इसलिए किया कि वह अधिक से अधिक अपनी आजीविका जनरेट कर पाएँ, क्योंकि कुछ ही महीने होते हैं जब जो मछुआरे होते हैं वो नदियों में मछली पकड़ने जाते हैं, नदी में, समुद्रों में, क्योंकि मानसून के दौरान केवल 4 महीने तक ही वे समुद्र में नहीं जा पाते, क्योंकि ये 4 महीने मछलियों के प्रजनन का समय होता है मानसून के दौरान। इस दौरान इन्हें भी व्यापारियों से उधार लेकर अपना काम चलाना पड़ता है। व्यापारी जब उनसे मछलियाँ खरीदता है तो वह अपने उधार को उनके सामने रखता है। अब उसी व्यापारी से सस्ती मछली उनको बेचनी पड़ती है। जिस व्यापारी से वह उधार लेते हैं उसी व्यापारी को अपनी मछली बेचनी पड़ती है, जिससे वह खुली नीलामी नहीं कर पाते। यही बात पीछे आ गई, जिससे वह उधार लेते हैं उसी को अपना चावल बेचते हैं, वो भी सस्ते दामों में। यहाँ मछलियाँ पकड़ते हैं, बेचते हैं, लेकिन व्यापारी से उधार लिया तो व्यापारी को ही सस्ती मछली उन्हें बेचनी पड़ती है, जिससे जितनी उनकी आजीविका होनी चाहिए थी उससे कम हो पाती है और ना वह खुली नीलामी कर पाते हैं। अब इस गांव में जो कि पदुपेट है, वहाँ आजीविका के अन्य साधन क्या हैं? तो आजीविका के यहाँ भी विभिन्न तरीके हैं। खेतीबाड़ी के साथ साथ जो खेतीबाड़ी के अन्य काम शामिल होते हैं खेतीबाड़ी में, जैसे खेत तैयार करना, रोपाई, बोवाई, नराई, कटाई, इन सब में आजीविका उत्पन्न होती है। गांव अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके की फसलें उगाई जाती हैं, लेकिन इससे पूरे चैप्टर से हमें ये पता चलता है कि देश में हो सकता है विभिन्न जगह विभिन्न परिस्थितियां हों, विभिन्न विभिन्न तरीके से फसल उगाई जाती हों, लेकिन खेतीहर या ग्रामीण क्षेत्र की समस्याएं लगभग समान ही होती हैं। उनकी जीवन की परिस्थितियां व समस्याओं में काफ़ी समानता पाई जाती है। आपने पद्दूपेट की कहानी देखी और पहले उस गांव की भी कहानी देखी, जिसमें जहाँ तुलसी ने भी उधार लेकर अपने जीवन यापन करा, जहाँ शेखर ने भी उधार लेना पड़ा, जहाँ अरुणा को भी व्यापारियों से उधार लेना पड़ा। केवल बड़े व्यापारियों को या बड़े खेतीहर जो बड़े किसान होते हैं जिनके पास ज़मीनें होती हैं उनको छोड़कर बाकी जितने छोटे छोटे किसान होते हैं वह अपने जीवन यापन सही ढंग से नहीं कर पाते, और वह जब अपनी आजीविका को नहीं बढ़ा पाते तो वह उन्हें हार कर उधार लेना पड़ता है, और उधार के चलते वह उस व्यापारी के तले काम करने लगते हैं, जिससे उनकी जितनी आजीविका होनी चाहिए थी या जितना उनमें सक्षमता है वह उस तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। जैसे आपने या मछली का ही देखा कि वह खुली नीलामी नहीं कर पाते। जितना वह व्यापारियों को बेचते हैं उससे अधिक यदि वह खुली नीलामी कर पाएँ तो उससे अधिक पैसा कमा सकते हैं, लेकिन उन्हें डर रहता है कि यदि हमने इस व्यापारी को ये जो हमारी मछलियाँ हैं उनको नहीं बेचा तो वह हो सकता है अगली बार से हमें उधार ना दे, क्योंकि हमें ऐसे टाइम में ज़रूरत पड़ती है जब हमें कहीं से आजीविका नहीं मिलती तो हमें उधार लेना ही पड़ता है। तो लगभग पूरे देश में यही स्थिति पाई जाती है ग्रामीण परिवारों की। जैसे आज हमने जाना ग्रामीण परिवार कैसे अपनी आजीविका को जनरेट करते हैं। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि शहरों में आजीविका के मुख्य स्रोत क्या होते हैं। थैंक यू।